नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर के इस सेशन में। हाई कोर्ट के संबंध में जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उन पेपर्स को हम यहाँ पर सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं और इस वाले सेक्शन में इतिहास को कवर करेंगे और ये पेपर 23 तारीख को पहली शिफ्ट में हुआ था। इनमें वो सारे प्रश्न शामिल हैं जो एनटीए के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए लेटेस्ट पैटर्न पर, और यहाँ पर उसके क्वेश्चंस के साथ में जो टॉपिक ऐड होता है उस टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हैं। यानी कि उसके बाद में जो सारा आपके लिए जो संभावित होता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, उन चीज़ों को सब कुछ यहाँ पर हम कवर करें, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। प्रश्न संख्या 81 और बाकी के जो प्रश्न आपके हैं इससे पहले के और इससे बाद, यानी कि पूरा पेपर आपका सेक्शन वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हर्यक राजवंश के बिंबसार के पुत्र का क्या नाम है, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। यानी हर्यक राजवंश है, उसके थे बिंबसार और बिंबसार के पुत्र का नाम हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प सी हो जाता है, अजातशत्रु बिंबसार के पुत्र थे और ये वंश था आपका हर्यक राजवंश। अब देखते हैं इसके संबंध में जो जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर्यक राजवंश का जो काल देखे यानी कि टाइम पीरियड क्या था, तो 544 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व, और इसके संस्थापक माने जाते हैं बिंबसार, और बिंबसार का जो कार्यकाल इसमें रहा है तो 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, जिसे आप बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इनका अन्य नाम था श्रोणिक। हो सकता है कभी बिंबसार का नाम पूछे तो श्रोणिक, यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर संभावित हैं सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। इनकी दूसरी पत्नी लिच्छवी की थी, राजकुमारी चेलन्ना इनका नाम था, और इन्हीं से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो कार्यकाल रहा वो 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक रहा, और इनका एक अन्य नाम कुड़िग था। उपनाम यहाँ पर रख दिया गया, जैसे कहते हैं कि नाम है चंदन और उर्फ चंदू, तो एक क्या होता है उपनाम। और इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला या उनकी हत्या करने वाला। अजातशत्रु के समय एक बौद्ध संगति हुई थी, वो थी प्रथम बौद्ध संगति। इसका आयोजन राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, और इनकी भी जो हत्या है वो इनके पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और बाकी कुशीनगर, बोधगया, पाटलिपुत्र ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान हैं। इनको डिटेल में देखते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जगह का नाम था कपिलवस्तु। ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है बोध गया में। नदी पूछे तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। वृक्ष का पूछे तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान प्राप्त। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और इससे पहले मैंने जो यूपी स्पेशल की क्लास ली थी प्रीवियस ईयर की, उसमें हमने पूछा था कि बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर जान सकते हो। और जब इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था तो उस समय 5 ब्राह्मण थे, उनको दिया था। धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है, तो जो इन्होंने पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इसका प्रतीक चक्र है। भाषा की बात करें तो भाषा थी पाली। पाली इसलिए थी क्योंकि जैसे इस समय उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में हिंदी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, तो ये क्या हो जाती है जनसाधारण की भाषा, जिसे हर कोई समझ सके, वो उस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो पाली भाषा थी। इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ मृत्यु हुई थी, तो कुशीनगर स्थान था। कुशीनगर क्या था, तो ये मल्लों की राजधानी थी। कहीं 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 लिखा मिलेगा आपको मल्लगढ़ राज्य की राजधानी। बुद्ध के धर्म के 3 रत्न थे, यानी कि जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इनके 4 आर्य सत्य हैं, वो कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। एक और यहाँ पर दिया गया है, पॉइंट लिखा हुआ है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक लिखा हो तो कहीं त्रिपिटक लिखा होता है, तो
एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिटक का मतलब क्या होता है। तो पिटक का मतलब होता है टोकरी या टोकरा, इसका मतलब पूछा जा चुका है। अब इसमें तीन पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसमें इनके जो धम्म के संबंध में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो हम आगे वाली क्लास में कवर कर लेंगे, वरना ये काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कि मैगस्थनीज के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। क्वेश्चन पूछे गए थे मेनली यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में। पहला जो कथन दिया गया कि वह एक ग्रीक राजदूत था। दूसरा कहा जा रहा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। फिर अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि उसने उसे अलेक्जेंडर ने भेजा था और उसने इंडिका की रचना की थी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है, यानी कि जो कथन असंगत है या गलत है, वो हो जाता है विकल्प सी। बाकी के जो सारे यहाँ पर स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। वह ग्रीक राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और इंडिका की रचना की थी। मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इंडिका इनके द्वारा जो लिखी गई थी उसमें पाटलिपुत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, इसलिए ये रिलेवेंस हो जाती है जो भारतीय इतिहास है उसके लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बात करें तो उन्हीं के समय में भारत आए। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल माना जाता है 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व से। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे और जस्टिन कौन थे, ये यूनानी विद्वान थे। इन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा था। तो सेंड्रोकोटस कौन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अब अर्थशास्त्र में था क्या, तो मौर्य जो प्रशासन था उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है और मौर्य प्रशासन के साथ साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो जीवन था उसमें क्या क्या जो घटनाएं थी उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक का कौन थे। तो घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प डी होगा। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, फर्स्ट, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय रहा वो 319 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक रहा। ये घटोत्कच के पुत्र थे और गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम रहे हैं। राज्याभिषेक की तिथि वो 319 ईस्वी रही है और गुप्त संवत का आरंभ इसी से माना जाता है। तो गुप्त संवत का आरंभ चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, और महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की। फिर अगर आपसे पूछे कि महाराज की उपाधि किसने धारण की, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक रहा है श्रीगुप्त, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। उनके बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, यानी कि लेवल बढ़ता गया। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों को रूपक के रूप नाग के नाम से जाना जाता था। तो रूपक आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो पंचतंत्र के लेखक आप जानते हैं वो विष्णु शर्मा थे। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया था कि पंचतंत्र किसने लिखी, ये पूछा गया कि पंचतंत्र की भाषा किस भाषा में लिखी गई थी। तो कॉमन सेंस ही बात है कि यहाँ पर पंचतंत्र जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, तो ये संस्कृत में लिखी। अगर आप नहीं भी जानते थे तब भी शब्द को पढ़ करके आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। विशाख दत्त के द्वारा जो लिखा गया वो क्या थी, मुद्रा राक्षस थी। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र संस्कृत में, सिद्धसेन के द्वारा कल्याण मंदिर श्रोतम और भारवी के द्वारा कृतार्जुनीयम लिखा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया, प्रश्न संख्या 86, इसमें पूछा गया कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया, और प्रवेश द्वार क्या था, अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ अलाई, अलाई और अलाई से एक शब्द यहाँ पर मिलता है आपको, नाम अलाउद्दीन खिलजी। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अलाई दरवाजा
ये कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार का जो दक्षिणी छोर पर ये स्थित है। 1311 ईस्वी में इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था और निर्माण में इसके लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार में एक शुरुआती अगर पार्ट देखें तो कुतुब लिख करके आता है, और तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो निर्माण था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं, ये कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो संस्थापक था। अब हो सकता है आपके एग्जाम में गुलाम वंश ना लिखा है, मामलूक वंश लिख करके आए, तो मामलूक वंश का दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी के मध्य में, गुलाम वंश का। और इसका निर्माण जो कार्य था इल्तुतमिश के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। शुरू तो हो गया था लेकिन पूरा जो हुआ वो इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ था। तो ये अलाई दरवाज़ा है और ये कुतुब मीनार है। तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न संख्या 87, कि किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? वास्तुशिल्पी यहाँ पर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है विकल्प सी, लोदी के समय की बात है। दो गुंबद की प्रमुख विशेषताएं। इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं कि लोदी वंश जो था वो चला आपका 1451 से लेकर के 1526 के मध्य में। लोदी वंश का संस्थापक रहे बहलोल लोदी, जो 1451 से 1489 के बीच में। लोदी काल का जो समय था उसे मकबरों का काल कहा गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में मकबरे बनाए गए। स्थापत्य कला की बात करें तो स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण था, यानी कि कोई चीज़ जब बनती थी तो जो उस जगह का मतलब जो कारीगरी होती थी, शिल्प होता था, उसको और तुर्की दोनों को मिला करके निर्माण किया जाता था। सिकंदर लोदी, इनका कार्यकाल रहा 1489 से लेकर के 1517 के मध्य में, और इन्हीं के समय में कई सारी जो शैली थी निर्माण की उन्हें शुरुआत किया गया। एक गुंबद के स्थान पर दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाने लगा, और अष्टभुजी मकबरों का जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्माण हुआ है वो लोदी काल के में ही हुआ है। तो अष्टभुजी मकबरे और मकबरों का काल, दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला पूछा गया था कि कवितावली एवं गीतावली के सम्मानित लेखक कौन थे? यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, शंकरदेव, पुरंदरदास 4 नाम दिए गए हैं, और कवितावली के संदर्भ में विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखे गए थे, इनके लेखक हैं। डिटेल देखते हैं कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, तो हिंदी लिटरेचर याद रखना है, और ये अकबर के समकालीन थे। जब अकबर थे तब ये मौजूद थे। इनकी रचनाएं गीतावली रही हैं, कवितावली है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, और रामचरितमानस जग जाहिर है, आप सब जानते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं तो सूरदास के सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूर सागर की रचनाएं हैं। एक और विकल्प में नाम था शंकर देव, इनकी रचनाएं हैं भक्ति रत्नाकर, रुक्मणी हरण नाटक है, और काली दमन यात्रा। पुरंदरदास साहब कौन थे? तो कन्नड़ और संस्कृत में इन्होंने क्या किया? गीतों की रचना की। गीतों की रचना लगभग इन्होंने 4,75,000 के आसपास की है। लगभग में गिनती दी, गिनती आपसे नहीं पूछेगा। पुरंदरदास किससे? तो कन्नड़ और संस्कृत के संबंध में साहित्यकार या फिर किसी लिटरेचर के से जुड़े रहे हैं। फिर देखते हैं कि अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली के ताज के लिए फिर दिया हुआ है मुगल और अफगान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष के किस युद्ध के अंत का निर्णय हुआ? दिल्ली का जो मतलब ताज था उसके लिए लड़ाई होती रही। दो चीज़ों की बात कही गई है, तो मुगल, दूसरे थे अफगान। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अकबर से हुआ था, तो इन्हें मुगल और अफगान से यहाँ पर होड़ नहीं हुई थी, यहाँ पर राणा प्रताप थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई और तृतीय लड़ाई। तृतीय लड़ाई मराठों के संबंध में हुई थी अब्दाली से, द्वितीय लड़ाई कुछ और थी। और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है 89 के लिए
आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई, डिटेल में बताते हैं इसको। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध कह सकते हैं, वो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। देखो बाबर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है मुगल और अफगान, और तो इब्राहिम लोदी जो था वो अफगान शासक था और बाबर क्या थे, मुगल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। और यहीं पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और संघर्ष अफगान से समाप्त हो जाता है दिल्ली की कुर्सी को लेकर के। इब्राहिम लोदी को इन्होंने परास्त कर दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तोपखाना और तुगलमा जो युद्ध नीति थी उसका प्रयोग किया था। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के एग्ज़ाम जो हैं उनमें तो मध्यकालीन जो इतिहास है उसका रेशियो कम रहता है, लेकिन इस वाले पेपर में आप देख रहे हैं इतिहास में कि प्राचीन हो, चाहे यहाँ पर आपका मध्यकालीन हो और चाहे आधुनिक हो, आगे अभी देखेंगे कि सबका बराबर बराबर भाग में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो 6 अक्टूबर 1526 को होता है अकबर और हेमू के मध्य में, जिसमें अकबर विजयी होता है। तृतीय जो युद्ध होता है पानीपत का, वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है, जो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से आया था और मराठों के बीच में होता है, जिसमें मराठे बुरी तरह परास्त होते हैं। मराठों का नेतृत्व इस युद्ध में कौन कर रहा था, तो सदाशिव राव भाऊ के द्वारा किया जा रहा था, जो उस समय पेशवा थे। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 के समय में, और मुगल बादशाह जो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था, और इसमें अकबर विजयी रहा। आपको ये बताना होगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था, तो इसमें जो अकबर की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, या फिर कह सकते हैं कि अकबर का सेनापति कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता है, प्रश्न संख्या 90। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव या फिर सवाई माधव। प्रश्न संख्या 90 के लिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। तो जो बालाजी बाजीराव थे, इनको नाना साहब के रूप में जाना जाता है। इनका जो ये जो थे बालाजी बाजीराव जो के ये पुत्र थे, और इन्होंने 1740 से लेकर के 1761 के मध्य में ये मराठों के पेशवा रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 91 यानी कि 91। निम्नलिखित जो घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा। यहाँ पर हमसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा रहा है और ये खा नहीं होगा, ये यहाँ पर खा होगा। तो घटनाओं का इंसिडेंट्स जितने हुए हैं, दांडी मार्च जो हुआ था ये होता है आपका दांडी मार्च 1930 में। फिर आता है असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, दोनों होते हैं एक साथ में, और इनका समय रहा है 1920 में। चंपारण जो होता है आपका अभियान या सत्याग्रह, ये होता है 1917 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन होता है 1940 में। तो यहाँ पर बताना है आपको कि सबसे पहले कौन हुआ और सबसे बाद में कौन हुआ। तो सब यहाँ पर सबसे पहले सी दिया है, तो यानी कि अगर ऑप्शन की तरफ से जाएं तो हम पहले तो सारे निरस्त हो जाते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सबसे लास्ट में 40 यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे लास्ट में आएगा 1940, और यहाँ पर जो आपका 1940 विकल्प डी कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर विकल्प डी 2 यहाँ पर मिल रहे हैं। अब 1940 के बाद में जो आएगा वो आएगा 1930 का दांडी मार्च, यानी कि विकल्प ए। तो विकल्प ए यहाँ पर हो जाएगा, फिर बी सी, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर है। एग्जाम में इस तरीके से जब यहाँ पर नहीं मैच हो रहा तो उल्टा जा करके भी चीज़ों को डील कर सकते हो सकता है आपको यहाँ पर दो पता हो, एक पता हो, 3 पता हो, तो इस हिसाब से बाकी के सारे अरेंज करके क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया, ये जो प्रश्न पूछा गया था इसके संबंध में यहाँ पर डिटेल जो दी गई है वो यहाँ पर है। चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो अप्रैल
कभी कभी एग्जैक्ट टाइम पूछता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अप्रैल 1917 में यह किसानों का आंदोलन था। और यहाँ पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और गांधी जी का यह पहला आंदोलन था। तो 3 पॉइंट यहाँ से निकल करके आते हैं, एक तो किसानों से, एक तो प्रथम था, और महात्मा की उपाधि। फिर देखते हैं कि असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। आपको ये बताना है कि विनोबा भावे का और और का संबंध जो है किस सत्याग्रह आंदोलन से रहा है, और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था जिसके लिए वो बहुत फेमस रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने साथियों सहित लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को अनजाने में मार दिया था? इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अपने साथियों का बदला और लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है वो होती है साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन 30 अक्टूबर को 1928 को ये लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पर लाठी चार्ज होता है और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अनजाने में इसकी हत्या की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सॉन्डर्स है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इन सब के चलते अंततः भगत सिंह को और राजगुरु को फांसी होती है। उसकी तारीख भी पूछी जाती है 23 मार्च। 23 मार्च आपका, और टाइम पीरियड था 1931। अगला प्रश्न देखते हैं कि टीपू सुल्तान किस युद्ध या लड़ाई में मारा गया था? बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही था, युद्ध और लड़ाई दोनों शब्द यहाँ पर लिखे। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है उसी के साथ में ये आंग्ल और मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है और कुल 4 युद्ध होते हैं। यानी कि आंग्ल मैसूर का जो चतुर्थ युद्ध था उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। पहला और दूसरे युद्ध में इनके जो पिता थे उनकी मृत्यु होती है, और इसका जो समय था वो था 4 मई 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। वहाँ पर क्या होता है, सहायक संधि थोपी जाती है और अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। डिटेल देख लेते हैं जितने भी इनके ये युद्ध हुए हैं। यहाँ पर आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध, ये 4 युद्ध होते हैं। इनके साथ में संधि होती है कौन सी? एक मद्रास की संधि, मंगलोर की, श्रीरंगपट्टनम। और नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सबको यहाँ पर हम शामिल करें। अब देखते हैं कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर की जो उस समय सत्ता थी उनके मध्य समय रहता है 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के मध्य में। इसमें अंग्रेज हार जाते हैं और इसमें मद्रास की संधि होती है। तो मद्रास की संधि कब होती है? जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो हैदर अली की इसमें मृत्यु होती है। और फिर क्या होता है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से संधि करते हैं 1784 में। कौन सी? मंगलोर की संधि हो। अब तीसरा जो युद्ध होता है वो 1790 से लेकर के 92 के मध्य में। इसमें टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है। टीपू सुल्तान के पराजित होने के बाद में यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद में यहाँ पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसको लीड किया गया था। और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसी युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा भारी, कह सकते हैं ज़बरदस्ती, सहायक संधि थोपी गई थी वहाँ की जनता को दिखाने के लिए। बाकी तो सब पूरा काम जब मतलब कह सकते हैं जोर जबरदस्ती का था। फिर यहाँ पर आपके एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध बहुत बड़ा ही निर्णायक युद्ध रहा इतिहास में। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी। और नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य में यह युद्ध होता है और इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, जीत जाते हैं। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से।
क्योंकि यहाँ पर जो आपसे लिखा गया है कि 3 लोग शामिल थे, कौन कौन? सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। ये जो इससे पहले नवाब थे उनसे अलग होकर के अपने छोटे छोटे प्रांतों में ये शासन करने लगे और वहाँ के ये शासक बन गए थे। तो इन्होंने सोचा कि एक साथ मिल करके अंग्रेजों को हराते हैं, तो ये मिले। उत्तर भारत की बात है तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिल करके लड़े अंग्रेजों से। अंग्रेज जीत गए और ये तीनों लोग हार गए थे। ये अगर पूछे किस किस जगह से आते थे तो मेनली 3 स्थान वहाँ पर फेमस थे उस समय, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसी के लिए अंग्रेज लड़ रहे थे। और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की इनसे, इनको हराने के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें ये तीनों स्थान जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनकी संप्रभुता की जो भूमि थी वो यहाँ पर तैयार हो जाती। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो 94 था, बॉम्बे और मद्रास में 1820 के अंतर्गत सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौते को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कि सरकार, तो यहाँ पर सरकार, समय जब 1820 है तो यहाँ पर सरकार जो होगी वो ब्रिटिश सरकार होगी। और जगह का नाम दिया गया है बॉम्बे और मद्रास, 2 जगहें दी गई हैं। प्रत्यक्ष यानी कि किसानों से डायरेक्ट मतलब था, रखना था इससे ब्रिटिश सरकार को। तो ये कौन सी व्यवस्था थी? प्रश्न संख्या 94, विकल्प आपका जो सही उत्तर हो जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। विकल्प भी यहाँ पर किसानों से सीधा संबंध रखता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्तेमरारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और दहसाला बंदोबस्त। अगर कोई जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे कि जो ब्रिटिश काल की जो राजस्व व्यवस्था थी किसानों को लेकर के, इन्हीं से बनते हैं घूम घूम करके। अब थोड़ा टाइम हम लेते हैं आपका और इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे पढ़ लेते तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है कि भू राजस्व व्यवस्था, जो अंग्रेज उस समय शासन कर रहे थे देश पर, तो पहले क्या, एक तो उनको पैसा आने का या कमाने का जरिया था कि अपना सामान बेचें। तो यहाँ से सस्ता सामान माल, कच्चा माल खरीदते थे, वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर के महंगा बेचते थे। अब और पैसा कमाना, यहाँ का गरीब इन आदमी तो उनके द्वारा बनाए हुए सामान को तो खरीद सकता नहीं था, उनके पास, सबके पास तो पैसे होते नहीं थे। तो एक और जरिया था पैसा कमाने का कि लगान वसूलो। लगान किससे वसूल सकते थे? तो अधिकतर जो ज़मीन थी उस पे जो खेती करेंगे उनसे लगान वसूलेंगे। कोई आदमी कुछ नहीं करेगा, खेती तो ज़रूर करेगा क्योंकि उसे ज़िंदा रहना है, अनाज पैदा करना है, खाएगा तभी ज़िंदा रहेगा। तो उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते थे। तो इसके लिए इन्होंने कुछ व्यवस्था की। तो पहली व्यवस्था क्या थी देख लेते हैं। तो एक थी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था को ही स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये रहता है कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त आप पढ़ते होंगे कि कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था। तो यही जमींदारी थी, यही स्थायी था, यही इस्तमरारी था। ये समय था 1790 कॉर्नवालिस के द्वारा। भूमि का स्वामी इसमें कौन होता था? जमींदार होता था, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था का नाम। अब इसमें लगान किस हिसाब से डिसाइड होता था, यानी कि अगर किसान 11 भाग, कह सकते हैं 11 जो पार्ट हैं पैदा करता है, 11 भाग कोई चीज़ फसल पैदा करता है, तो उसमें से 10 भाग आपका अंग्रेज ले लेंगे और 1 भाग जो बचेगा वो किसान रखेगा। इस तरीके से लगान वसूला जाता था। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जगह कहाँ कहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश का पार्ट, और उत्तरी कर्नाटक, इन लगभग मतलब मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर इन नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई। कौन सी? जमींदारी व्यवस्था या स्थायी या इस्तमरारी व्यवस्था, 3 शब्द यहाँ पर हैं। जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो यहाँ पर रेड कलर में आप देख रहे हो, ये सारे, ये पूरा जो एरिया था ये जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। जमींदारी व्यवस्था या फिर स्थायी बंदोबस्त। फिर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत का मतलब होता है खुद किसान, यानी कि जो खेती खुद करेगा। और ये व्यवस्था शुरू की गई थी आपका रीड
तथा टॉमस मुनरो के द्वारा। समय था 1792 ईस्वी में। इसमें स्वामित्व यानी कि जमीन का जो मालिकाना हक था वो किसान को दे दिया गया, यानी कि किसान अब सीधे जो सरकार थी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें लगान देगा। ये जगह कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें लागू की गई, तो बम्बई, मद्रास, असम में ये चीज़ें, ये व्यवस्था भू राजस्व की लागू की गई। देख लेते हैं रैयत। रैयत का मतलब सीधे क्या होता था, इंडिविजुअल, खुद किसान। और ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ये देखो असम है, बाकी ये वाला यहाँ पर जो पार्ट आप देख रहे हो ब्लू पार्ट में, यहाँ पर आपका रैयत व्यवस्था थी भू राजस्व की। फिर देख लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत का मतलब खुद हो जाता है किसान, जमींदारी स्थायी या इस्तेमारी यहाँ पर मतलब हो जाता है जमींदारी। आप अगर इन शब्दों का मतलब समझ लें तो आपको रटने की जरूरत नहीं। रैयत मतलब खुद, रैयत मतलब किसान। अगला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है कि महालवाड़ी व्यवस्था। तो महाल का मतलब ही होता है गांव, यानी कि वहाँ पर गाँव को फोकस किया गया। ये शुरू किया गया था 1822 ईस्वी में। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी थे, यहाँ पर नाम मैकेंजी लिखा हुआ लेकिन हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। जब हॉल्ट लिखते हैं तो ला शब्द आता है हॉल्ट, हॉल्ट मैकेंजी। तो यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर महालवाड़ी में भी ला है और हॉल्ट में भी ला है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था को भी याद रख सकते हैं। स्वामित्व की बात करें तो गांव का क्या होता था, वसूली मुखिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो गांव का बंदोबस्त जो देखता था उसी के हाथ में कर की व्यवस्था दे दी गई। इसमें जगह कौन कौन सी शामिल थी, तो मध्य प्रांत, गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू था कौन, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन पार्ट है देखो पंजाब था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था, और इस तरीके से ये जो ग्रीन पार्ट है वो महालवाड़ी के अंतर्गत आता था। कुछ यहाँ पर आप जो व्हाइट कलर का पार्ट देख रहे हो ये, तो ये क्या था कि ब्रिटिश जो सरकार थी उनके अंतर्गत ये हिस्सा नहीं आता था, यानी कि यहाँ पर उनका शासन नहीं था। इधर तो देख लीजिए कि अधिकतर क्या होता था, राज राजस्थान वाला पार्ट पड़ जाता है गुजरात, तो ये वाले कहीं वो रहता था रेगिस्तान। दूसरा क्या होता था कि ये जो पार्ट यहाँ पर है, तो कुछ राजे रजवाड़े रहते थे तो उनका अपना शासन रहता था। तो ये जो जगह थी वो इनके हाथ में नहीं थी, यानी कि पूरे भारत पर ये लगान नहीं वसूलते थे, लेकिन जितने भारत पर लगान वसूलते थे वो मान लेते हैं कुल 100% था। तो 100% में से सबसे ज़्यादा जो लागू किया गया था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि 51% भाग पर रैयत लागू था सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आता है आपका महालवाड़ी व्यवस्था, और तीसरे नंबर पर आता है का स्थायी बंदोबस्त जो 19% भाग पर लागू था। ये लगभग के आंकड़े हैं। हो सकता है आपको ऑर्डर में पूछ ले कि रैयत सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद में महालवाड़ी था, और फिर उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त था। फिर देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजी साप्ताहिक, उसका नाम क्या था, न्यू इंडिया, इसके संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 95। और अंग्रेजी साप्ताहिक का मतलब होता है कि अंग्रेजी में एक कोई पत्र या पत्रिका निकाली जाती होगी, और जो क्या होता था सप्ताह में एक बार निकाली जाती होगी। तो ये आपके द्वारा इसके संस्थापक जो आपके रहे हैं वो बिपिन चंद्र पाल रहे हैं। तो न्यू इंडिया का नाम आपने और कहीं भी सुना होगा, वो आपका डाउट हम क्लियर किए दे रहे हैं। न्यू इंडिया जो सप्ताह में एक बार आती थी वो 1892 में शुरू की गई थी, वो अंग्रेजी में थी विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा, और इसके संस्थापक यही थे, स्थापना की थी। अब एक आती है न्यू इंडिया दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, ये श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कभी कभी होता है कि आपको सब पढ़ा हुआ फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों, देखिए शब्दों का हेरफेर होता है। विपिन चंद्र पाल मतलब सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक। एनी बेसेंट दैनिक, यानी कि प्रतिदिन एक समाचार पत्र निकालते थे। तो बस इन्हीं शब्दों का खेल है आपके एग्जाम में, आपको सब कुछ पता होता है, यहीं पर कभी कभी चीज़ें अटक जाती हैं। और विपिन चंद्र पाल के बारे में देखें तो परिदर्शक, लाहौर ट्रिब्यूनल, स्वराज, द इंडिपेंडेंट इंडिया, ये इस तरीके की जो सारी पत्रिकाएं थी इनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। इन्होंने 1907 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन का प्रचार किया था। शब्दों पे फिर ध्यान देना है। स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1905 ईस्वी में, जिसमें बाल, लाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। कभी कभी पूछा जाता है कि बाल लाल पाल, तो इन्हीं तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है और इसकी शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। बंगाल विभाजन कब, समय क्या था? समय था आपका 1905। आपको ये बताना है कि उस समय करजन का नाम क्यों महत्वपूर्ण है बंगाल विभाजन के समय में, क्या आप जानते हैं? 19 प्रश्न संख्या 96, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन 1852 में गठित क्या मद्रास नेटिव एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे? आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का इतिहास का जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका भी लेवल है। 52 और मद्रास में गठित होती है क्या नेटिव एसोसिएशन, इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 96 का विकल्प यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। G.L. चेट्टी, इनका पूरा नाम देख लेते हैं क्या है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और संस्थापक रहे हैं गुजुल लक्ष्मी नारासु चेट्टी, यानी कि G.L. चेट्टी। ये समय था 26 फरवरी 1852। कहाँ पर? मद्रास में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पे जाते हैं तो अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध एक मंच के रूप में इसको स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 97, 1948 से निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई? अब देखते हैं, 1948 से नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था में, टाइपिंग एरर है। महात्मा गांधी की हत्या, तो महात्मा गांधी की हत्या होती है 1948 में, तो ये 1948 की घटना हो जाती है। फिर है भारतीय संविधान की स्वीकृति, ये होती है 1949 में, तो यही आपका सही उत्तर होगा, ये 1948 की घटना नहीं। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, तो इनका समय भी 1948 रहता है। और भारत ने लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, ये भी समय आपका लंदन ओलंपिक का 1948 रहता है। आपने एक क्वेश्चन में क्या देखा कि आपसे आधुनिक भारत पूछा गया, संविधान पूछा गया, गवर्नर के बारे में पूछा गया और ओलंपिक के बारे में पूछ लिया गया, सिर्फ एक प्रश्न है। तो जब तक आप डिटेल में चीज़ें कवर नहीं करेंगे तब तक आपकी दिक्कतें दूर नहीं होंगी। बाकी वही ये घटनाएं दी गई हैं और ये समय कार्यकाल दिया गया है, चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 98, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। उनके द्वारा यह उद्घोषणा कब की गई कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं, यानी कि भारत को है जो है वो आज़ाद कर देंगे और छोड़ देंगे। तो उद्घोषणा की तिथि हमसे पूछी जा रही है। तिथि उद्घोषणा किसके द्वारा? एटली के द्वारा, क्योंकि उद्घोषणा और भी कई लोगों के द्वारा की गई। तो ये नाम और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ये स्टेटमेंट कब भारत से निकल जाएंगे, इन्हें ध्यान रखना है। हो सकता है मैं ज़्यादा दबाव डाल करके बातों को कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ कि मैं एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट करवाऊँ, जिससे कि चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज कर सको। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कवर करना है तो आप खुद कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिटेल में कवर करना, एक एक शब्द को तोड़ के बताना, हमें लगता है कि आपको इससे ज़्यादा मदद होगी, इसलिए मैं इतना जोर देता हूँ। बाकी आप अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 98, और यहाँ पर जो उद्घोषणा की थी वो 20 फरवरी 1947 को की थी, 20 फरवरी को। एक यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 जून की घटना क्या थी, तो 3 जून 1947, यहाँ पर जो वायसराय रहे भारत के माउंटबेटन, उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या कर देंगे, तक या इस समय तक भारत को आज़ाद कर देंगे। तो 3 जून की घटना को भी याद रखना है। और माउंटबेटन क्या थे, इनके बारे में भी क्वेश्चन बनते, तो इनको भी पढ़ते चलना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया था? सुभाष चंद्र बोस, टाइगर लीजन, क्वेश्चन एकदम पढ़ा होगा आपने, लेकिन एक कह सकते हैं वो जो ट्रेंड चलता है ना, उससे थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो स्थान की बात कही जा रही है,
तो स्थान यहाँ पर था आपका जर्मनी। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको कि यहाँ पर लिखा था टाइगर लीजन, या फिर कभी पूछा जाए आपसे फ्री टाइगर लीजन, तो इसकी स्थापना आपकी होती है 1941 ईस्वी में। कहाँ पर? जर्मनी में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इसमें लगभग 3000 सैनिक शामिल थे। जो उसमें विश्व युद्ध चल रहा था तो कुछ भारतीय भी उसमें शामिल थे, तो वहाँ पर कुछ युद्ध बंदी थे और प्रवासी सैनिक भी थे। इन लोगों को मिला करके, शामिल करके ये बनाया गया था। इसका प्रतीक क्या था? तो छलांग मारता हुआ जो बाघ था, जो यहाँ पर विजिबल है, तो इसको प्रतीक बनाया गया था। प्रश्न संख्या आपका जो 100 है, वो है कि निम्नलिखित में से किसने बंदी जीवन, एक पुस्तक है, लिखी थी, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए सर्व महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई? भगत सिंह, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खान? विकल्प यहाँ पर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। सचिन सान्याल के द्वारा ये लिखी गई थी। हो सकता है फिर ये पूछे कि ये कब लिखी गई थी बंदी जीवन पुस्तक, तो इसका समय रहा 1922 ईस्वी। सचिन सान्याल जो एक एसोसिएशन बनाया गया था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसके ये संस्थापक सदस्य रहे। तो एक HRA बनाया गया, दूसरा एक और संगठन बनाया गया था HSRA। तो आपको दोनों बताना है कि HSRA और HRA इनकी स्थापना किस समय में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर इतिहास के कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।